मैंने लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था कि निशा घर से भागेगी और कराची जाकर रोडों पर भीख मांगेगी या सेक्स करेगी या डांस करेगी। ऐसा मैंने कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था। भीख मांगना बहुत मुश्किल है। आपका हाथ किसी के आगे हाथ फैलाना बहुत मुश्किल काम है। मुझे आज भी याद है, जब भी मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी आंखों से आंसू आने वाले हो जाते हैं। डांस मुझे आता नहीं था। सेक्स के लिए मैं खुद को सेटिस्फाई फील नहीं कर रही थी। सोसाइटी में सिर्फ लोग हमारा जिस्म नोचते हैं, हमें नोचते हैं, मतलब के बगैर लोग हमारे साथ बात नहीं करते। लड़कों से ही आपको डिस्क्रिमिनेशंस का सामना होता है। नहीं, आपको लड़कियों से भी होता है। हमें अगर अपना नाम चेंज करवाना है, उसमें बहुत सारे मसाइल्स हैं। अगर हमें अपने जेंडर चेंज करवाना है, वो मसाइल्स हैं। अगर हमें कहीं जाना है तो हमारे लिए दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा मसाइल्स होते हैं। पैसों पर नंबर लिख कर दे देते थे लोग पैसों के लालच में गलत नंबर हमेशा दे देती थी और पैसे ले लेते। और अगर आप भीख मांग रहे हो, आपको आसानी से कोई पैसे नहीं देगा। अगर आप सेक्स कर रहे हो ना, सेक्स के लिए तो हर मर्द एग्री हो जाता है। 10 में से मैं समझती हूँ कि 9 मर्द इजीली एग्री हो जाते हैं सेक्स करने के लिए। अगर हम अच्छाई की तरफ हैं तो फिर भी हमें जीने नहीं दिया जाएगा। अगर हम बुराई की तरफ हैं। वालेकुम और आदाब अर्ज़, मैं हूँ अली अहमद जान, एक्स जेन की एक और पॉडकास्ट के साथ बिटवीन द माइक में आज हमारी मेहमान है निशा राव। निशा राव के बारे में बहुत सारी बातें हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की पहली ट्रांस लॉयर हैं और सबसे खूबसूरत और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने स्ट्रगल, कोशिश की, मेहनत की। और अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है कि हम मेहनत करना छोड़ देते हैं और फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिली। लेकिन निशा की जो ज़िंदगी है, इसकी जो लाइफ है, जो स्ट्रगल है, एक जहद मुसलसल है। मैं फ़ख्र से ये आज बताता हूँ कि इन्होंने भीख मांगकर अपनी डिग्री हासिल की। अभी बतौर प्रोफेशनल लॉयर काम कर रही हैं, अपने कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं। सो निशा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और बार बार बुलाया। 2-3 दफ़ा मसरूफियत होने की वजह से मैं नहीं आ सकी। माजरत करती हूँ आपके पॉडकास्ट में। कोई बात नहीं है। निशा, अभी आप LLM कर रही हैं, MPhil कर रही हैं, और जब हम आपकी कम्युनिटी या ट्रांसजेंडर को देखते हैं तो अक्सर हमें स्ट्रीट्स पर, हमें सिग्नल्स पर भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। और आपकी कहानी भी कुछ यूँ थी। आप भी जब अपने घर से शहर में आई थी, यहीं से आपने जो शुरू के, जो इब्तदा के 2-3 साल आपने भी जो है ना बैगिंग की, फिर उसके साथ साथ एजुकेशन को भी जारी रखा। तो इस बारे में हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको ज़रा बताइएगा, आपकी कहानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? देखिए कि मैं पंजाब के शहर लाहौर में पैदा हुई और मैट्रिक तक मैंने घर में ही तालीम हासिल की। जब मैं छोटी थी तो बहन भाइयों में मैं सबसे छोटी थी, तो घर में लड़कियों की तरह रहना, लड़कियों वाले काम करना और अपनी फैमिली के अंदर ही रहती थी। तो जब मैं 6 और 7th क्लास में की थी, 6 और 7th क्लास में थी, तो मुझे फ़ील हुआ कि कहीं ना कहीं मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ को लड़कों की तरह गुजार रही थी अपनी फैमिली में। तो मेरे क्लासमेट से वो मुझे मायूब नामों से पुकारते थे, शर्मीली, रीमा, XYZ, इस तरह फ़ील करवाते थे मुझे। तो मैं कभी कभी, जैसे इंसान मायूस हो जाते हैं ना कि अच्छे खासे लड़कों के बीच में एक लड़के का वो मजाक बना रहे हैं, उसको अजीब नज़रों से देख रहे हैं, होता था। तो मैं बस घर पे कभी कभी बता देती थी, कभी कभी नहीं, लेकिन मेरी फैमिली हमेशा इग्नोर करती थी। जब मेरे मामू की शादी हुई तो उस टाइम पे मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बहुत बुलिंग किया, मतलब मुझे वर्ड यूज़ किया, खुसरा। हमारे पंजाब में डिफरेंट नाम लेते हैं, खुसरा बोल देते हैं, हिजड़ा, जनाना, इस तरह के वर्ड्स। कभी कभी फैमिली में बोलते थे कुछ रिश्तेदार के ये जनाना की तरह बात करता है, जनानियों की तरह रहता है, ये वो इस तरह। तो मेरी फैमिली बोलती थी अभी एज कम है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक सब हो जाएगा। तो जब मेरा मैट्रिक हो गया तो मुझे फ़ील हुआ कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मेरा जेंडर डिफरेंट है। तो मुझे लगा मेरा फ्यूचर ही नहीं है। जैसे एक लड़का है, एक लड़की, उनका फ्यूचर होता है कि हमारा नसीब अच्छा हो, हमें अच्छा लड़का मिले या अच्छी लड़की मिले, हम अच्छी जॉब करें, हम फ्यूचर प्लान्स करते हैं। तो मेरा तो कोई फ्यूचर प्लान्स ही नहीं था। तो मैंने बोला अगर मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मैं क्या करूँगी लाइफ में? कुछ भी नहीं करूँगी। मुझे लगा कि मेरी लाइफ जो है वो ब्लैक है। तो मैंने फ़ैसला ये किया कि मैं घर से भाग जाऊँ। उस दौरान मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से भी मिलती थी, जो स्टूडेंट्स थे या जो मेरे आसपास थे ख्वाजा सरा में, उनके साथ भी मेरा टच था। मैंने उनके साथ प्लान किया और हम लाहौर से बाय ट्रेन
कराची आ गई भाग कर, चोरी चोरी घर से। और मैंने फ़र्स्ट टाइम घर से चोरी की थी। मैंने अपने अब्बा के पैसे चुराए और मैं कराची आ गई। जब मैं कराची आई तो जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला कि वहाँ पर गुरु होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमारे मतलब आने से पहले कराची में किसी राब्ता था आपका? वो जो जिनके साथ मेरी फ्रेंडशिप थी वो कराची आते जाते थे। जी। उन्होंने कहा कराची चलते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी होगी, हमें रोक टोक नहीं होगी। क्यों फैमिली में होते हैं ना, तो आपके पेरेंट्स जी। सीधे होके बैठो, इस तरह बात करो, हाथ कोई ऐसे करो। फैमिली में इस तरह के रवैया हमारे साथ अपनाया जाता है। मेरे साथ नहीं, ओवरऑल सबके साथ जी। होता है। जी। तो हमने बोला वहाँ हमें कोई देखने वाला नहीं होगा, हम मेकअप करेंगे, लड़कियों का कॉस्ट्यूम पहनेंगे, रोडों पे घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। बच्चा माइंड था मेरा। जी। आई थिंक उस टाइम पे मैं 15-16 साल की थी, मैट्रिक किया था। तो जब यहाँ आ गए तो हम गुरु लोगों के पास आए तो अजीब ही सीन था कि यहाँ पर ख्वाजा सरा भीख मांगते थे, सेक्स वर्क करते थे या डांस करते थे। मसलन सोसाइटी में इतने बैरियर्स थे, ऑप्शंस नहीं था कि ख्वाजा सरा समझो कि जॉब नहीं कर सकते, ख्वाजा सराओं का आईडी कार्ड नहीं था। मैंने कराची के अंदर कहीं भी आज से 15 साल पहले किसी ख्वाजा सरा को जॉब करते हुए नहीं देखा, किसी ख्वाजा सरा को किसी तालीमी इदारे में पढ़ते हुए नहीं देखा। समझो कि ख्वाजा सरा की ना अहमियत नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मैंने लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था कि निशा घर से भागेगी और कराची जाकर रोडों पर भीख मांगेगी या सेक्स करेगी या डांस करेगी। ऐसा मैंने कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था। अब मेरे आगे 3 ऑप्शंस थे, मुझे इन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना था। डांस मुझे आता नहीं था, सेक्स के लिए मैं ख़ुद को सेटिस्फाई फील नहीं कर रही थी, और बैगिंग मुझे आती नहीं, लेकिन बैगिंग मुझे थोड़ा ईजी फील हो रहा था। और मैं समझती हूँ कि लाइफ में पढ़ाई, कुछ सीखना, कहीं रहने से भीख मांगना बहुत मुश्किल है। ये मेरा लाइफ का ख़ुद का एक्सपीरियंस है कि भीख मांगना बहुत मुश्किल है। आपका हाथ किसी के आगे हाथ फैलाना बहुत मुश्किल काम है। और मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा मुश्किल काम किसी की जेब से पैसे निकलवाना, वो बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली हमारे इस दौर में पाकिस्तान के अंदर ये बहुत मुश्किल काम है। तो फिर आपने जो तीसरा रास्ता था उसका इंतखाब किया कि आप बैगिंग करेंगे? हाँ, मैंने बैगिंग का बोला। जिनके साथ में रहती थी, गुरु लोगों के साथ, कि मैं भीख मांगूंगी। उन्होंने मुझे फोर्स किया, तुम्हारी एज कम है, तुम प्यारी हो, तुम सेक्स कर सकती हो, तो तुम पैसा डांस ज़्यादा कर मिलेगा, सकती हो। आराम से हाँ, मिलेगा। अब तुम बैगिंग करोगी, 1 रुपया मांगोगी, सारा दिन तुम्हारी स्किन धूप में जल जाएगी, तुम्हें बहुत गर्मी लगेगी, तुम पढ़ी लिखी हो, सॉफ्ट हो। इस तरह मुझे वर्ग ला रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं ये छोटी सी ज़िंदगी है, मुझे कल को अल्लाह को भी जवाब देना है। मैं भीख मांग, खैर इस्लाम के अंदर तो भीख मांगना भी गुनाह है, लेकिन कहते हैं ना कि पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना है। शायद मैंने यही सोचकर भीख मांगना स्टार्ट कर दिया। शायद अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में और मेरी किस्मत में एक भिखारी वाली ज़िंदगी रखी थी। तो मैंने बैगिंग स्टार्ट की। मुझे ताली बजाना नहीं आता था, मेरे बाल बहुत छोटे थे, मुझे मेकअप करना नहीं आता था, मुझे लेडीज़ कॉस्ट्यूम अच्छे तरीके से पहनकर प्रॉपर चलना, मैनेज करना नहीं आता था, क्योंकि मेरी एज कम थी। मुझे उन्होंने सब कुछ सिखाया। मुझे ताली बजाना, हमारी ख्वाजा सराओं की एक लैंग्वेज होती है, सीक्रेट लैंग्वेज, वो मुझे सिखाई। और बैगिंग तो मुझे करनी नहीं आती थी, ना मुझे सवाल करना आता था। पहले मुझे घर पे ट्रेन करते थे, तो मैं मांग नहीं सकती थी। फर्स्ट डे मैं कैंट स्टेशन पर भीख मांगने के लिए गई। मुझे आज भी याद है, जब भी मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी आंखों से आंसू आने वाले हो जाते हैं, कि मैंने एक लॉन्ड्री वाले शॉप पर जाकर उसके आगे मैंने हाथ किया और मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। जैसे अभी मैं बोल सकती हूँ, मुझे खैरात दे दो, अल्लाह आपको बहुत देगा, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत देगा, लेकिन उस टाइम पर मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे थे और मेरी आंखों से आंसू निकलने वाले हो गए। उस आदमी ने मुझे पूछा आपको क्या चाहिए, मैंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। उसने खुद 1 रुपया उठाया और मेरी तली पे रख दिया। मुझे आज भी वो 1 रुपया याद है। वो जैसे 1 रुपया उसने मेरी तली पे रखा, मेरे आंसू निकले। मैं जो ये रेलवे की पटड़ियाँ हैं, इन पर चलते चलते रोते 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 घर आ गई और मुझे बुखार आ गया। मैं 1 हफ़्ता बुखार में ही लेटी रही। मैंने सोचा या अल्लाह, मैं कहाँ आ गई हूँ और मेरा क्या फ्यूचर है। मैंने तो ऐसा भी नहीं सोचा था, अगर मुझे एक प्रॉपर लड़का नहीं बनाया, एक प्रॉपर लड़की नहीं बनाई, मेरा कोई फ्यूचर नहीं बनाया, लेकिन मुझे कहाँ भिखारी बना दिया। मैंने ये अल्लाह से सवाल किया कि मेरे नसीब में भीख मांगना लिख दिया, और वो भीख भी ताउम्र, जब तक मैं ज़िंदा हूँ। क्यों, मेरे आसपास के लोग मुझे कह रहे थे कि ख्वाजा सरा की लाइफ भिखारियों वाली है,
उसका फ्यूचर सारी ज़िंदगी मांगना और खाना और लोगों के घरों में खुशियों में जाके शरीक होने तक ही है। इसके अलावा ख्वाजा सरा की कोई लाइफ नहीं है, ख्वाजा सरा का कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है। तो ये खैर मैंने बोला जो ज़िंदगी ने मेरे लिए लिखा है मेरे लिए वही बेहतर है, तो मैंने बैगिंग स्टार्ट कर दी। 2 साल ऐसे भीख मांगते मांगते मेरे गुजर गए। और रहती कहाँ थी? मैं कच्ची आबादी हिजरत कॉलोनी में रहती थी स्टार्टिंग में, कैंट स्टेशन शुरू के में साथ आके ही। आपको कोई जगह मिली? शुरू में आके रहने के लिए क्या बंदोबस्त किया था? जब हम ट्रेन से उतरे थे तो जो मेरे फ्रेंड्स थी वो और हम एक साथ ही जहाँ आए थे उनका पहले से ही राब्ता था। हम उनके गुरु के पास आके स्टे किया। वो सब बैगिंग करते थे। बिल्डिंग थी पूरी ख्वाजा सराओं की। हम 2nd फ्लोर पर रहते थे और हर फ्लोर पर 4 रूम्स होते थे। एक एक रूम में 3 4 लोग रहते थे और सब भीख मांगते थे। सुबह का मंजिर ये होता था, सब 7 8 बजे उठते थे, एकदम से सब नाश्ता करते थे। 9 बजे पूरी बिल्डिंग खाली। कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती थी, इतनी अफरा तफरी भीख मांगने के लिए भी मेरी समझ से बाहर था। बहुत अजीब सी उस टाइम पे मुझे फीलिंग्स होती थी। फिर शाम में मगरिब के बाद सब आना शुरू हो जाते थे। फिर रात तक बैठे रहते थे, बातें तो उनके करने। साथ फिर कब तक रहीं और फिर वहाँ से निकल कैसे गईं? मैंने उनके साथ ही रह के वहीं पर रहकर इंटर किया था। इंटर करने के बाद जब मैं ग्रेजुएशन में गई तो फिर मैंने वहाँ से मूव किया। फिर वहाँ से मैं सदर शिफ्ट हो गई। तो सुबह में जब मेरे 2 साल बैगिंग करके ख़त्म हो गए तो मैंने बोला चलो अब कुछ पढ़ लेते हैं, शायद लाइफ में कभी पढ़ाई काम आ जाएगी। लेकिन जो मेरे आसपास के पार्टनर्स थे, मेरे रूम पार्टनर्स, उन्होंने कहा पागल हो निशा, सारी ज़िंदगी भीख ही मांगनी है, मुकद्दर यही है हमारा। हमारा यही फ्यूचर है, हमारे कौन सा बच्चे रो रहे हैं जो तुम पढ़ोगी नौकरी करोगी और तुम्हें कौन नौकरी देगा, कौन तुम्हारा शनाख्ती कार्ड बनाएगा, कौन तुम्हें जॉब पे रखेगा। सोसाइटी में सिर्फ लोग हमारा जिस्म नोचते हैं, हमें नोचते हैं, मतलब के बगैर लोग हमारे साथ बात नहीं करते। क्या करेगी आगे? तुमने इतना गलत फ़ैसला किया तो जो तुम भीख मांग रही हो, और अब तुम सेकंड फ़ैसला भी ऐसा कर रही हो जहाँ पे तुम अपना पैसा लगाती रहोगी और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं होगा। हाँ, ये पैसे सेविंग करो, कल को प्लॉट लो, घर लो, गोल्ड ख़रीदो, हज उम्रा करो। इस तरह के मुझे प्लान्स कर रहे थे। मैंने बोला नहीं, मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं नहीं चाहती कि एक निशा ज़ाया हो जाए दुनिया में। अगर अल्लाह ने मुझे भेजा है तो जो मेरी विशेज़ हैं मैं अपनी विशेज़ पूरी करूं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूं, मैं फ्यूचर में कुछ बेहतर करूं। शुरू से मेरा ये प्लान था। खैर मैं सुबह में बैगिंग करती थी 3 तलवार पर और शाम में मैं प्राइवेट ट्यूशन इंटर पढ़ती। जब मैंने इंटर किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक भिखारी, वो भी ख्वाजा सरा, जिसने सिग्नल्स पर, शॉप्स पे 1 1 रुपया उसकी तली पे लोगों ने रखा, वो जो खरात के पैसे लोग मेरी तली पर रखते थे, मैंने उनकी किताबें ख़रीदी, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के पैसे भरे। ना मैंने कभी धूप देखी, ना बारिश देखी, ना आंधी, ना तूफ़ान। मैंने अपनी जो मेरी मंजिल थी मैं उसकी तरफ रवां रही कि मैं कुछ करना चाहती थी। लेकिन मुझे बहुत प्राउड फील होता है जो लोग मुझे पैसे देकर जाते थे और बोलते थे हमारे लिए दुआ कर, और मैं लोगों को बोलती थी मैं पढ़ती हूँ। कुछ लोग बीच में मुझे बोलते थे झूठ नहीं बोलो, ड्रामा नहीं करो, हम तुम्हें ज़्यादा पैसे दे देंगे। अगर तुम खरात मांग रही हो तो ऐसे नहीं वर्ड यूज़ करो कि मैं पढ़ती हूँ। हाँ, कभी कभी मैं हर्ट होती थी। मैं बोलती थी कि अच्छा कोई दिन ऐसा आएगा आप लोगों को यकीन आ जाएगा मैं पढ़ती हूँ या नहीं पढ़ती। तो अब बहुत प्राउड फील होता है जब उन्हीं में से कुछ लोग मुझे कॉल्स करते हैं या मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि हमें बहुत प्राउड फील होता है कि आपने इतना स्ट्रगल किया, आप उस टाइम पे पढ़ रही थी लेकिन हम लोगों को यकीन नहीं होता, हमें माफ़ करो। फिर मैं कहती खैर आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारी सोच ऐसी है। अगर 10 में से 2 लोग भी इस तरह के होंगे वो सबको ख़राब कर देते। जी। तो निशा जब शुरू में आई, एक तो ये है कि ज़ाहिर है हर तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भीख मांगना भी नहीं आया तो वो भी सीखना पड़ता है, रिहाइश का मसला होता है, लोगों से मिलने का मसला होता है। तो उसमें बुनियादी जो मसाइल क्या क्या थे? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी की है। ये पॉइंट मैं वैसे भी जो सुन रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं या जो इदारे हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है। जब एक बच्चा अपने घर से भाग कर आता है, एक ख्वाजा सरा बच्चा स्पेशली, उसके लिए हमारी सोसाइटी में और ये स्पेशली कराची में कोई हमारे लिए शेल्टर होम नहीं है। हम रोडों पर दर बदर होते हैं, लोग हमें नोचते हैं, हमारे रेप किए जाते हैं, हमारे पास जो पैसे होते हैं, मोबाइल होता है, वो छीन लिया जाता है, हमें पुलिस रोडों पर से उठा लेती है और समझो कि हम गलत हाथों में चले जाते हैं।
जब मैं आई थी अपने फ्रेंड्स के साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए। हमारे पास आईडी कार्ड नहीं था और जिनके घरों में हम स्टे कर रहे थे उनको हमारे ऊपर यकीन भी नहीं था, ट्रस्ट नहीं होता ना इतनी जल्दी। हाँ। कहीं हमारा सामान उठा कर ना चले जाएं, हमारे ये लॉक वगैरह तोड़कर चोरी ना कर लें, और क्या पता इनके साथ कोई पूरा ग्रुप हो जो हमें हमारे साथ बुरा ना करे। मेरे साथ एक दफ़ा क्या हुआ है, मुझे घर से निकाल दिया, मैं जिनके साथ थी तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं होटल में कोई रूम रेंट पर ले लूं या कोई इस तरह का मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं था, क्यों मैं बहुत सादा ज़िंदगी गुजार। कहते हैं ना हमेशा चमकने वाली चीज़ के ही आगे पीछे लोग होते हैं, और मैं चमकने वाली नहीं थी तो इसलिए मेरे आगे पीछे बहुत कम लोग थे। सही। तो इस तरह की सिचुएशन आ गई थी। मैं कैंट स्टेशन पर शाम में बैठी हुई, मेरे पास सोने के लिए जगह नहीं थी। कसम से ये मैं बात कभी भी करती हूँ तो मैं फिर बहुत परेशान हो जाती हूँ। निकाली गई थी? हाँ, मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पास थैला था और मैं आके कैंट पर बैठ गई। तो मैं सोचते रही, फिर मैंने ख़ुद को ही मलामत किया। अच्छा था घर जहाँ पे बहन भाई थे, फिर भी सही थे, चलो धक्का देते थे, कुछ करते थे, रात को घर पे सुलाते तो थे, खाना भी देते थे, लेकिन मैं ये सोच के रोई और फिर मैंने बोला अल्लाह इतना बड़ा कराची है, क्या मेरे लिए सोने की जगह नहीं है? ये मुझे फीलिंग्स हुई। मैं बाहर निकली गेट से, इतनी मायूस। मैंने होटल से चाय पी के सामने मेरी नज़र पड़ी कैंट स्टेशन की जो रोड्स हैं उनके साथ साथ चारपाइयाँ लगी थी। जी, चारपाइयाँ जो लगी हुई हैं वो मैंने देखी और मेरे ना चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई कि मुझे लगा कि चलो रात सुकून से सो जाऊंगी, कल होगा तो देखा जाएगा। मैं वहाँ गई, मैंने अंकल को पूछा चारपाई कितने के, उसने मुझे देखा तो मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, साफ़ सुथरे, तो उन्होंने मुझे बोला एक चारपाई 50 रुपये की है। मतलब एक रात गुजारने के 50 रुपये? 50 रुपये। तो अंकल ने मेरे लिए अच्छा सा बिस्तरा लगाया, साफ़ सुथरा, तो मुझे अपने साथ वाली चारपाई पे लिटा दिया और मैंने अपना मोबाइल, अपना थैला, अपने पैसे अंकल को दे दिए। सुबह जब मैं कहीं घर पे रहती थी ना, अपने या दोस्तों के घर पे, मज़े से सुबह तक सोती थी मैं। वहाँ पर सोने से मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, सुबह 6 बजे सूरज की रोशनी आप पे पड़ती है और आपकी आंख खुल जाती है, आप रात में कभी भी सोएं। ये मेरी लाइफ का खुद का एक तजर्बा है। सुबह फजर के थोड़ी देर बाद जैसे सूरज निकले मेरी आंख खुल गई। आंख खुली, मुझे बहुत गर्मी फील हुई, रोड था जाहिर है। तो अच्छा, तो अंकल ने क्या किया, मेरी चारपाई दरख्त के नीचे करवा दी कि बच्चा है, तो मैं सो गई। मैं 9 बजे तक सोई, वो बैठा रहा, क्यों उसको सुबह में घर जाना होता है, मेरी वजह से नहीं। तो उसने मुझे मेरा सामान दिया और मैं फिर आके कैंट पे बैठ गई। मैं परेशान हो गई कि क्या होगा। मैंने लाइफ में इस तरह वहाँ पर 4 रातें गुजारी कैंट स्टेशन पर मैंने 4। तो वहाँ पे उन मतलब खुले आसमान तले आप चारपाई पे सोए में, जाहिर है हर तरह के लोग वहाँ घूमते फिरते, उसमें नशे भी हैं, उसमें उनमें से कोई रैपिस्ट भी हो सकता है, तो कोई खौफ नहीं हुआ, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ वहाँ? हुए 2-3 वाक़े हुए वहाँ पर। जो मालशी जिनको बोलते हैं, मसाज करते हैं, जी। वो सारी रात मेरे राउंड अबाउट ही घूमते रहते थे, मुझे अजीब नज़रों से देखते थे, मुझसे मेरा नंबर मांगते थे और मैं उनसे बात नहीं करती थी, क्यों मैं वो अंकल के साथ बैठी थी। तो एक क्या हुआ कि मैं रात को लास्ट नाइट जिस दिन मैंने वहाँ पर सोई थी उससे तो क्या हुआ, मैं होटल से चाय पी के वापस अपनी चारपाई की तरफ आ रही थी, पुलिस मोबाइल रुकी, मुझे उसमें बिठाया, आवाज़ दे के मुझे आवाज़ दी, मैं गई, मैंने बोला हाँ क्या बात है। उन्होंने मुझे उसमें बिठा लिया मोबाइल में और पुलिस स्टेशन ले गए और मुझे लॉकअप में बंद कर दिया। कोई जुर्म नहीं किया था आपने? कुछ भी नहीं किया था। ये आज तक मैंने ये बात कभी भी किसी भी चैनल को नहीं बताई, मैं फर्स्ट टाइम। मुझे उठाया, कितने मालशी थे कैंट स्टेशन पे, उनको उठाया और लड़कों को उठाया जो रात को 12 बजे घूम रहे थे वहाँ पर, मुझे भी उठाया। और रीज़न क्या थी, हम लेट नाइट घूम रहे हैं, ये रीज़न बोला, मुझे नहीं बोला, क्यों मेरे तो आगे पीछे कोई था ही नहीं, दूसरे लोगों को बोला, उनको लॉकअप में कर लिया। अब मुझे भी लॉकअप में कर दिया। अब जिस एरिया में मैं रहती थी हिजर कॉलोनी में, वहाँ का एक लड़का था शॉप वाला, उसको भी उठाया था। उसको मैंने बोला, मेरा दोस्त था, मैंने उसका नंबर दिया, तो मैंने बोला कि उसको बाहर जाके ये नंबर दो और उसको बोलो कि निशा को पुलिस वालों ने पकड़ा है और वो है आकर मुझे यहाँ से लेकर जाए। तो मेरे दोस्त को उसने जाके बताया। मेरा दोस्त फिर 5 बजे जॉब करता था, सलाम दुआ थी मेरी, अच्छा आदमी था वो आया,
उसने आके अपनी गारंटी पर मुझे वहाँ से लेकर गया कि नेक्स्ट टाइम ये रोड पर ना घूमे और नहीं हो। फिर उसके बाद वो मुझे अपनी जगह पर ले गया, उसने फिर मेरी कहीं पर रिहाइश का बंदोबस्त किया और इस तरह फिर मेरी लाइफ आगे गुजरी। बहुत ही मुश्किल है और मतलब कोई तस्वुर नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है। निशा, फिर आपने प्राइवेट इंटर कर लिया, मैट्रिक आप गांव से करके आई थी, फिर आप बैचलर्स और फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का जो आपने फ़ैसला किया वो कैसे किया? और ज़ाहिर है उसमें फ़ीस, पैसा, आना जाना ये तमाम चीज़ें होता है, और यूनिवर्सिटी के अंदर भी तो आप जाते हैं तो ज़ाहिर है आप जब आप भीख मांग रहे हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि भैया आपने क्या पहना हुआ है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपके इर्द गिर्द कई दर्जनों स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपका लिबास भी देख रहे हैं, आपका हेयर स्टाइल भी देख रहे हैं, और उसी तरह ज़ाहिर है आपको एक मखसूस स्टैंडर्ड कुछ को आपने अपनाने होते हैं। आपने बेहतर लिबास पहनना है, आपने रोज़ नहाना है, आपने ख़ुद को फ्रेश होके जाना है, फिर समझना भी है। तो इस बारे में बताइएगा। बहुत टफ था मैनेज करना लाइफ का। यूनिवर्सिटी के मैंने अलग से कपड़े ख़रीदे होते थे। वो फैसला कैसे किया कि यूनिवर्सिटी? हाँ, यूनिवर्सिटी का ये था, जब इंटर हो गया, आपको बताया था कि घर से उम्मीदें ही लेकर आई थी कि मुझे पढ़ना है, अपना फ्यूचर बनाना है, कुछ बेहतर ही करना है। तो जब इंटर हो गया, ग्रेजुएशन के लिए जब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ, तो सबसे पहले तो ये होता है कि हमारा एडमिशन ही इजी नहीं होता। हमें भी दूसरे बच्चों की तरह ही टेस्ट देना होता है, उन्हीं की तरह एडमिशन फ़ीस देनी होती है, और उसी प्रोसेस से गुज़रना होता है जिस तरह दूसरे बच्चे गुज़र रहे होते हैं। ख्वाजा के लिए कोई रिज़र्व सीट्स नहीं है, उनके लिए कोई स्पेशल कोटा सिस्टम भी नहीं है, और सेकंड, अभी तक कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ख्वाजा का कॉलम नहीं है कि ख्वाजा का अपने कॉलम में वो हाँ। कोई हमारा जेंडर कॉलम नहीं है कि हमारी एजुकेशन के लिए एक जेंडर कॉलम हमारे लिए मुख्तस किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे बहुत सी प्रॉब्लम से अभी तक गुज़रना पड़ता है कि हमें अगर अपना नाम चेंज करवाना है उसमें बहुत सारे मसाइल्स हैं, अगर हमें अपने जेंडर चेंज करवाना है वो मसाइल्स हैं, अगर हमें कहीं जाना है तो हमारे लिए दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा मसाइल्स होते हैं। मैं ख्वाजा थी और मेरी अप्रोच नहीं थी, लेकिन मेरे पीछे जो लोग थे पढ़े लिखे बहुत अच्छे, उन्होंने अप्रोच किया, वीसी से अप्रोच किया और मेरा एडमिशन हुआ। बेहतरीन। जब एडमिशन हो गया, हमेशा आपको लगता है कि आपको लड़के ही तंग करते हैं, लड़कों से ही आपको डिस्क्रिमिनेशंस का सामना होता है। नहीं, आपको लड़कियों से भी होता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में आपके साथ ये हुआ? हाँ, मुझे फील करवाया गया कहीं ना कहीं मेरे जेंडर को लेकर लड़कियों ने। हाँ, लड़कियों ने, स्पेशली लड़कियों ने। और ये मैं बड़ी दफ़ा बात कर चुकी हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमें सोसाइटी में लड़कों से ही मसले होंगे, हमें कभी कभी लड़कियों से भी प्रॉब्लम्स होते हैं, अक्सर होता है ऐसे, और स्पेशली उन लड़कियों से होते हैं जो ख़ुद को पक्का मुसलमान समझती हैं। मुझे उन लड़कियों से मसला होता है, एक नॉर्मल लोगों से कभी नहीं होता, जो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, या जो मसलन के बापर्दा फ़ीमेल्स होती हैं, या जो ख़ुद को समझती हैं कि नहीं ख्वाजा बहुत अजीब होते हैं, या हमारे माथे पे कुछ अजीब सी चीज़ें लिखी होती हैं। मैं अब ओपन इतना भी नहीं बात करती, लेकिन उनसे मसाइल्स होते हैं। मतलब वो कुछ ख़वातीन या कुछ जो लड़कियां जो आपकी फ़ेलोज़ थीं या यूनिवर्सिटी में थीं, वो ख्वाजा को अच्छा नहीं समझते। हाँ, हमारी सोसाइटी में अभी तक मुझे लगता है कि यही दर्स दिया जाता है कि ख्वाजा कम्युनिटी अच्छी नहीं होती। नहीं, वो चीज़ें हमें भी, मुझे लगता है कि जब मैं शहर आया था तो पहली मरतबा ख्वाजा को देखा था, मुझे नहीं मालूम था कि ख्वाजा कौन होता है, क्या होता है। मैं बस में बैठा कि एक ख़ातून आ गई, देखा कि जसामत वगैरह से ख़ातून भी नहीं लग रही थी, तो वो बस में मैं सफ़र कर रहा था, तो ख़वातीन चूँकि अगले एक अलग एक हिस्सा होता है ख़वातीन के लिए, वहाँ बैठती थी, डिपार्टमेंट बना होता है बस, एक जो कंपार्टमेंट टाइप या एक हिस्सा होता है, और मर्द पीछे बैठते हैं। हम जो मर्दों वाले हिस्से में बैठा तो वो आके वहाँ पे बैठ गई, और मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार कि यहाँ क्यों बैठ गई। तो पहली मरतबा ख्वाजा को मैंने वहाँ देखा था, और फिर लोग अवॉइड कर रहे थे जिस सीट पे वो बैठी थी, हालांकि बसों में 2-2 सीटें बैठी हुई ना, उस सीट पे कोई नहीं बैठा था। जो पहली मरतबा मैंने देखा था, अभी मुझे जब मैं रिकॉल करता हूँ तो मैंने बस में ही देखा था ख्वाजा को। सो लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का तो निशाना बनते हैं। सो यूनिवर्सिटी में आके और किन मसाइल का सामना करना पड़ा आपको पढ़ते दौरान? फ़ीस का बहुत मसला होता है,
आपका सेमेस्टर बहुत जल्दी आ जाता है, बुक्स का मसला होता है, और स्पेशली जो आप आना जाना होता है ट्रांसपोर्ट, वो बहुत ज़्यादा मसला होता है। क्यों, एक ख्वाजा जो बच्चा होता है ना, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकता। क्यों, मैं यही नहीं डिसाइड कर पाती थी कि मुझे मेल डिपार्टमेंट बस में यूज़ करना है या फ़ीमेल डिपार्टमेंट। जैसे आपने अभी बताया कि ख्वाजा था वो, और पीछे बैठ गई थी और बहुत अजीब सी, और मुझे भी ऐसी चीज़ें फ़ील होती थी। तो मैं ऑटो करवाती थी, कभी क्लास ले लेती थी, कभी मिस कर देती थी। क्यों, मैंने एक मैनेज किया होता था चीज़ों को, पैकेज बनाया होता था, यूनिवर्सिटी किस दिन आना है, कितने पैसे खर्चने हैं, किस तरह अपनी लाइफ को गुजारना है, सारी चीज़ें होती थी। तो बहुत से मसाइल होते थे, तो उन सारी चीज़ों से मुझे गुजरना पड़ा। और जब मैं बैगिंग करती थी, बैगिंग करना भी इतना आसान नहीं होता था। मंशियात फरोश लोग तंग करते थे, क्यों मैं स्पेशली कच्ची आबादी में रहती थी। जो जुआ खेलते हैं, चर्स बेचते होते हैं, वो रक्षों में बैठे होते थे। वो जब मैं शाम में वापस आ रही होती थी भीख मांग के, मुझे पकड़ लेते थे। मुझे अजीब अजीब सवाल करते थे। कितनी बार मेरे मोबाइल छीन लिए, कितनी बार मेरे पर्स से जो भीख मांगा होता था 1-1 रुपया, मेरे कॉइन्स जो सिक्के होते थे वो निकाल लेते थे लोग। वो छीन लेते थे। कितनी बार मेरे घर आके मेरा पर्स पूरा छीन लेते थे। ये देखो कि एक ख्वाजा जो सारा दिन दुकानों पर 1-1 रुपया बैगिंग कर रहा है और शाम को उसका कोई पर्स छीन ले। हाँ, मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ। उनकी तो क्या बात करें, पुलिस वाले छीन लेते थे। कितनी बार पुलिस वालों ने मुझसे मेरे पैसे छीन लिए, मेरे पूरे ग्रुप के पैसे छीन लेते थे। जो सारा दिन भर हम खुशी से लोगों के आगे हाथ फैलाते थे, लोगों को दुआएं देते थे, उनकी खुशियों में शरीक होते थे। तो सारा दिन 1-1 रुपया इकट्ठा करना, पुलिस वाले भी छीन लेते थे। बहुत मुश्किल है लाइफ को गुजारना। और फिर उस दौरान ऐसी सूरत हाल में निशा, आपने सेमेस्टर फ़ी और दीगर अखराजात कैसे पूरे हो जाते थे? उधार लेती थी, हमेशा कर्ज़ई होती थी, सूद पे भी पैसे उठा लेती थी। हमारे पाकिस्तान का ये हाल है कि एक ख्वाजा अगर पढ़ रही है, उसको एनजीओ कोई सपोर्ट नहीं कर रही। हमारे जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या बैतुल माल, मुझ पर ज़कात भी लग सकती है कि एक बच्चा अगर घर से दूर है, उसके पास नौकरी नहीं है, माँ बाप उसके साथ नहीं है, बहन भाई नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, तो वो अकेला, उस पर ज़कात भी लग सकती है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। मैं सूद पर भी पैसा उठाकर पढ़ी हूँ। मैंने 10-10, 20-20 हज़ार रुपया सूद पर लिया और पूरा साल मैंने सूद पे किया। पैसे नहीं उतरते थे मुझसे। मैंने अच्छा, उस दौरान जब आप भीख मांगती थी, जब आप बैगिंग करती थी, आपने कहा कि यहाँ सदर में किसी सिग्नल पे आप भीख मांगती थी गालिबन? मैं पहले 3 तलवार पर थी। तो कभी ऐसा हुआ कि भीख देते हुए किसी ने हैरेस किया हो, या फिर हर तरह के लोग मिलते हैं ना, ज़ाहिर है आप दिन भर सड़क पे हैं, रोड पे हैं, तो कुछ अच्छे वाक़यात, कुछ बुरे वाक़यात जो आप शेयर करना चाहें हमसे? हाँ, पैसों पर नंबर लिख कर दे देते थे लोग। अच्छा। हाँ, और 10 के नोट के अंदर, 50 के नोट के अंदर नंबर भी लिख कर दे देते थे। कितने लोग तो सिग्नल्स पर खड़े ही रहते थे, लेकिन मैं तो अपने काम से काम रखती थी। ज़्यादातर कम होता था, क्यों, सिग्नल्स पर ये होता है कि सिग्नल्स रुकता है, आप बैगिंग करते हो और थोड़ी देर के बाद सिग्नल्स खुल जाता है और सब चले जाते हैं, फिर नया सिग्नल्स लगता है। ये है। हाँ, कभी कभी होता था कि लोग नंबर्स दे देते थे और लोग बोलते थे अपना नंबर दो, तुम्हें ज़्यादा पैसे देंगे। ऐसा भी सीन होता था, लेकिन मैं पैसों के लालच में गलत नंबर हमेशा दे देती थी और पैसे ले लेती। अरे बहुत सारे लोग होंगे ना कि जब आप भीख मांगने उनके गाड़ी को आपने नॉक किया, या फिर बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, धुतकारते हैं, ऐसा भी कोई वाक़या हो? हाँ, बहुत होते थे। शुरू शुरू में तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन पंजाबी में ना फिर आदत पै जाती है। फिर वो मुझे आदत पड़ गई थी। हम फिर मुझे नहीं लगता था कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई धक्का दे रहा है। वो कहते हैं ना कि एक वक्त ऐसा आता है आपको आदत पड़ जाती है। शुरू शुरू में तो बहुत अजीब सा फील होता था, कोई मुझे धुतकार देता था तो मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती थी। लेकिन फिर मेरे जो गुरु लोग थे वो बोलते थे, बेटा आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी। फिर आदत पड़ गई थी। फिर एक टाइम ऐसा था आपका भीख मांगना छोड़ने को भी दिल नहीं करता। अच्छा, ये बताएं निशा कि जब आप फिर ज़ाहिर है प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में आ गई और बहुत सारी ख्वाजा सराओं को हम देखते हैं, तो सेक्स वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं। या तो डांस करती हैं शादी ब्याह के तकरीबात में, या फिर बैगिंग, या फिर ये कि ज़्यादातर सेक्स वर्क की तरफ है। इस बारे में आपकी क्या राय है, ऐसा क्यों है? देखें, सेक्स जो है इजी अर्निंग है, हर इंसान की ज़रूरत है। कोई मर्द हो, औरत हो, ख्वाजा सरा हो,
उनकी ज़रूरत है इस टाइम सेक्स। और अगर आप भीख मांग रहे हो, आपको आसानी से कोई पैसे नहीं देगा। अगर आप सेक्स कर रहे हो ना, सेक्स के लिए तो हर मर्द एग्री हो जाता है। 10 में से मैं समझती हूँ कि 9 मर्द इजीली एग्री हो जाते हैं सेक्स करने के लिए, और सेक्स से आप अपनी डिमांड के लिहाज से भी पैसे मांगते हैं। तो ख्वाजा सराओं को ईजी लगता है कि सेक्स करके पैसा कमाना पाकिस्तान के अंदर। क्यों? एक चीज़ ये होती है कि अगर आप अपनी फैमिली में रह रहे हो ना, तो आप पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हो जाती हैं। जी जी। जब आप अकेले रह रहे होते ना, माँ बाप से बहुत दूर और बहुत दूर जाके रह रहे हो, तो फिर आपको ना कोई रोक टोक नहीं होती, फिर आप अपनी मर्जी की लाइफ गुजार रहे होते हो। तो मैं ये समझती हूँ कि ख्वाजा सराओं पर कोई कानून लागू नहीं किया जाता, ना उनकी फैमिली की तरफ से, ना सोसाइटी में। तो वो अपनी मनचाही लाइफ गुजार रहे होते हैं, इसलिए वो सेक्स की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और फिर ख्वाजा सराओं की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा होती हैं, घर का रेंट पे करना होता है, और भी बहुत ज़्यादा उनके मसाइल्स होते हैं, तो इसलिए वो सेक्स की तरफ ज़्यादा है। एक मसला ये भी है ना कि ख्वाजा सरा को कोई भी अपने दफ्तर में नौकरी तो नहीं देता। हाँ, लोग यही समझते हैं कि अगर हम ख्वाजा सरा को नौकरी देंगे तो लोग हमें क्या बोलेंगे। ज़्यादातर लोग शर्मिंदगी से ख्वाजा सरा को जॉब नहीं देते। मैंने अक्सर देखा है, उनके पास वैकेंसीज होने के बावजूद ख्वाजा सरा को हायर नहीं करते, ऐसा होता है। अच्छा, तो आपने तो जो है ना कॉरपोरेट ऑफिस में भी नौकरी की, तो वहाँ लोगों का बिहेवियर, आपके कलीग्स का बिहेवियर कैसा था? मैं हमेशा से बहुत डिफरेंट थी। एक इंसान जो रोड से इतना सफ़र तय करता है, उसको मैनर्स होते हैं, उसको अच्छाई बुराई का नॉलेज होता है। तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज था। तो मेरी जो जॉब्स थी वो डिफरेंट सेक्टर्स से थी, तो मुझे कभी फील नहीं हुआ। स्टार्टिंग में जो मेरी फर्स्ट जॉब किसी एनजीओ में थी, वहाँ पर सब मेल थे, सिर्फ मैं ट्रांस थी, और उन्हें एक ट्रांस हायर करनी थी, तो उन्होंने मुझे हायर किया। वहाँ पर स्टार्टिंग में क्या था कि मैं 15 मर्दों के बीच में अकेली दोपहर का लंच करती थी। तो जब मैं नवाला उठाती थी ना, तो सब मुझे देख रहे होते थे। अच्छा, तो ट्रांस कैसे? हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी। उस टाइम मैं LLB फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। तो मैंने अपने सर को, सीनियर को बोला कि मैं भूखी रह जाती हूँ, खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता, सारे लड़के मेरे साथ होते हैं, तो उनको, मेरे जो मैनेजर हैं उनसे बात करें। तो वो स्पेशली मेरे सर उनके पास, मैनेजर के पास गए जहाँ पर मेरी जॉब थी, तो उनको सारी उन्होंने स्टोरी बताई। तो वो हंसे, उन्होंने मुझे बुलाया, कहते कि हम आपको इसलिए साथ बिठाते हैं कहीं आपके दिल में ना आ जाए कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, इसलिए मुझे साइड पे अकेले बिठा दिया, तो आप सारे इकट्ठे खा रहे हैं, अगर इसको अच्छा लगता है तो हम इसको कल से खाना अलग से देते हैं। हाँ, फिर मैं अलग से खाती थी, और ये हुआ फर्स्ट टाइम। और उसके बाद तो फिर जब मैं मीडिया में आ गई, मेरा LLB कंप्लीट हो गया, मैं एज ए एडवोकेट एनरोल हो गई, तो फिर चैनल्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे इंटरनेशनल इदारों ने सपोर्ट किया। अभी मुझे 2022 में नेशनल अवार्ड मिला था, हमारे हीरोज़ PSL अवार्ड मिला। तो अभी तो मुझे नेशनल और इंटरनेशनल इतने अवार्ड्स मिले हैं, मुझे इतने ज़्यादा इवेंट्स में बुलाया जाता है। तो नहीं, वो जाहिर है, देखें, एक जिस तरह आपकी स्ट्रगल है, बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है। और वो मोटिवेशन इसलिए भी कि एक तो आपने इतनी कोशिशें की, बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, उन सब को क्रॉस करके, मेहनत करके आगे बढ़ी, तो जाहिर है अवार्ड्स देना बनता तो है ही। आपको अवार्ड नहीं देंगे तो और किसको देंगे, इतनी कोशिशें करने के बावजूद। सो उसमें मोटिवेशन है, और आपको प्रोग्राम्स में जाना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। फिर आप वकील बन गई, वकीला बन गई, फिर आप चली गई कोर्ट। कोर्ट में जो साथी वकला का कैसा बिहेवियर था? बहुत अच्छा रहा है। जब मैं फर्स्ट डे कोर्ट गई थी, घबरा गई थी, हर तरफ मर्द ही मर्द थे, तो हमेशा मर्दों से ही मेरा पाला पड़ा। तो किसी ने ये ना कहा कि अब हमारा केस एक हिजड़ा? हाँ, आपका वर्ड था कि हमारा केस एक हिजड़ा। ऐसा नहीं हुआ। मैं समझ रही थी ऐसा होगा, मैं समझती थी कि मुझे ये वर्ड सुनने को मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ। जो लॉयर्स थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। ऑलरेडी मुझे मीडिया ने इतना ज़्यादा, तब तक लोग जान चुके थे। एग्जैक्टली, मीडिया ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं जहाँ जहाँ जिन बार्स में नहीं गई थी पाकिस्तान के, वहाँ तक लोग मुझे जानते थे। अब मैं बताती हूँ, मैं पेशावर एक मीटिंग में गई, तो वहाँ पर जब मैंने एयरपोर्ट से स्टेटस रखा कि मैं पेशावर में हूँ, तो मेरे एक दोस्त था, मेरा क्लासमेट, उसने मुझे कहा कि सुबह का ब्रेकफास्ट आपने मेरे ऑफिस आकर करना है, फिर मैं आपको पेशावर बार में लेकर जाऊंगा। तो मैं अभी उसके ऑफिस के बाहर खड़ के उसका वेट कर रही थी, खड़ी होकर। तो एक भागा एक लड़का आया,
उसने आके मुझे बोला, इज इट निशा राव? मैंने बोला नहीं नहीं, मैं निशा नहीं हूँ। कहते मैडम मैंने आपकी रात में पोस्ट देखी थी, आप पेशावर आई हैं, आप मास्क उतार दें प्लीज़। तो मैं इतना हंसी, देखे कि मैं फर्स्ट टाइम पेशावर गई हूँ और पेशावर के जो वकला दोस्त थे या कुलीग्स हैं वो मुझे जानते थे। ये मुझे मीडिया ने ऑलरेडी पहले से इतनी इज्जत दिलवा दी थी सोसाइटी में कि वकीलों को, नॉर्मल आम लोगों को, मेरी कम्युनिटी को, सबको था कि मैं जिनको नहीं मिली थी ऐसा मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ। हाँ, जो मेरे पास केसेस आते थे वो मेरे फ्रेंड्स के ही होते थे, मसलन मेरे दोस्तों के रेफरेंस से आते थे। वो बोलते थे नहीं निशा को सपोर्ट करें और निशा आपका केस ईमानदारी से चलाएगी और ये वो इस तरह के सीन होते थे। आज तक कभी फील नहीं हुआ। अच्छा, बुरे दिनों के जो दोस्त हैं, मतलब जिस तरह जो आपका पुराना दौर था जिसमें आप भीख मांगते थे, अब तो माशाल्लाह से जो है ना आपका अपना काम चल रहा है, आपका अपना कारोबार चल रहा है, आप अपने कम्युनिटी के लिए काम कर रही हैं, आपका एनजीओ चल रहा है, ठीक है, आप एक अच्छे बेहतर मकाम पर आप पहुंच गई हैं। तो वो जो बुरे दिनों के दोस्त साथी तो होंगे, तो उनसे अब भी रब्ता है? हाँ, मेरे कितने दोस्त ऐसे हैं जो मेरे मुश्किल टाइम के, या जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर पढ़ना कराची में सिखाया या मुझे चलना सिखाया, वो आज भी मेरे साथ हैं। मैं अभी भी उनसे मिलती हूँ, उनको कॉल्स करती हूँ, पंजाब में जाती तो मिलती हूँ, जो कराची में है मैं उनको भी, इवेंट्स हो, कोई मेरे घर में कोई काम हो, कोई मुझे प्रॉब्लम हो, अभी भी उनसे मैं समझती हूँ कि नए दोस्तों से मेरे पुराने दोस्त बहुत अच्छे हैं, आज भी वो मेरे साथ हैं। अब आते हैं आपके एनजीओ की तरफ, ठीक है। आपने ट्रांस प्राइड सोसाइटी, तो नाजरीन निशा ने अपना एक इदारा बनाया हुआ है जिसका नाम है ट्रांस प्राइड सोसाइटी, और इस एनजीओ का, इस इदारे का काम यह है कि कोई भी ट्रांसजेंडर किसी और शहर से कराची आती है या आता है तो उसके लिए जो मसाइल हैं रहने का, क़याम ताम का, तो ये इसका बंदोबस्त करती हैं। रमज़ानों में हमने देखा राशन वगैरह बांटती हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसका ख्याल कैसे आया, क्यों आया? ये इस तरह आया कि मैंने बहुत ज़्यादा एनजीओज़ में काम किया था। मेरा ये था मकसद कि जब मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊंगी तो अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतर करने की कोशिश करूंगी। अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो जो ख्वाजा सरा आते थे रोडों पर या आगे पीछे, मैंने उनके लिए स्टे का बंदोबस्त किया। कोई मेरे फ्रेंड्स आते हैं, कोई दोस्त आते हैं इंटीरियर सिंध से या पंजाब से, तो वो मेरे पास इजीली रह लेते हैं। उसके बाद रमज़ान में राशंस होता है या कोई ख्वाजा सरा की डेथ हो जाती है, उसकी डेड बॉडी को उसके आबाई गांव में पहुंचाना हो, वो मैं काम करवाती हूँ। और फिर थानों में जाती हैं अक्सर ख्वाजा सरा के केसेस में, वो क्या केसेस होते हैं जिनके लिए आप जाती हैं? ज़्यादातर उनको जो उनके नेबर्स होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, ख्वाजा की चोरी हो जाती है, उनके घरों में डिकेटी करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि लाइफ में मेरे साथ भी बहुत सीन्स हुए हैं। और उसके बाद कोई उनके साथ हरासमेंट का केस हो जाता है। इस तरह फिर मैं ख्वाजा के लिए पुलिस स्टेशन जाती हूँ, सेटलमेंट हो जाती है। अगर किसी पर FIR हो तो हम उनकी फिर बेल करवाते हैं कोर्ट के थ्रू। पुलिस स्टेशन में तो इस तरह के मामला होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ पंजाब में, ख्वाजा सराओं ने पुलिस और ख्वाजा सराओं में एक तसादुम हुआ था, 2 वाक़यात हुए खारिया में। जी, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या है, ये क्यों हुए ये वाक़यात? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमें अपने इदारे जो हैं हमें उनका एहतराम करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि ख्वाजा सराओं को सबसे पहले वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। उन्हें जाकर सबसे पहले अपनी जो उनकी NC थी वो कटवानी चाहिए थी, एप्लीकेशन देते। अगर वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे उसके बाद एहतजाज करते। तो ख्वाजा सराओं के साथ अगर मैं समझती हूँ कि कोई ज़्यादती हुई थी तो उन्हें जाके जो वहाँ का DPO था, कानूनी तरीके से एप्लीकेशन देते, SHO को मिलते, या जो उनका रिपोर्टिंग रूम है वहाँ जाकर अपनी कंप्लेन करते। अगर वो उनकी बात ना सुनते तो फिर वो इस तरह की जो उन्होंने किया है फिर वो इस तरह का अमल करते। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डायरेक्ट जाकर एहतजाज किया। जब उनको थोड़ा सा समझाया गया तो उन्होंने फिर तोड़ फोड़ और कानून को अपने हाथ में ले लिया। ये वाक़या हुआ, कानून को अपने हाथ में और लेना। फिर बदकिस्मती से क्या हुआ कि मेरे राउंड अबाउट जो लोग सर्कल में थे अब वो मुझे ही बुलिंग करने लग गए कि तुम्हारी कम्युनिटी रोडों पर नंगी हो जाती है, पुलिस स्टेशन में अपनी शलवारें उतार देती है, और अपनी कम्युनिटी को समझाओ, तुम लोगों का तो तरीका ही ऐसा है। देखें कि मैं समझती हूँ कि कम्युनिटी को भी कुछ समझना चाहिए कि वो अगर थोड़ा सा मसला हो तो वो शर्ट्स उतार देते हैं, पैंट्स उतार देते हैं। ये क्या है? मैं समझती हूँ कि कम्युनिटी को भी कुछ समझना चाहिए। अब देखें
कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं या जो दौर चल रहा है, हमें यहाँ होश के नाखून लेने चाहिए। हमें ऐसे पुलिस स्टेशंस में, मार्केट्स में जाकर अपने आप को इस तरह बेइज्जत नहीं करना चाहिए। हमारे भी राइट्स हैं, हमें कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए और हमें इस तरह का काम करना चाहिए कि सोसाइटी में हमारा नाम हो। देखिए, अगर हम इतनी स्ट्रगल करके, इतना पढ़ लिख कर अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो लोग हमें वही खारियाँ वाले वाक़े से करते हैं। और मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे खारियाँ वाले वाक़े को इतना लोगों ने ट्रोल किया, इतना ट्रोल किया, अजीब अजीब इस जुमलों के साथ। मुझे जुमले पढ़कर भी कितनी दफ़ा शर्मिंदगी हुई। मैं समझती हूँ कि अपनी कम्युनिटी को मैं यही कहना चाहूँगी कि खुदारा कि उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए और कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इदारों के साथ उन्हें बेहतर तरीके से मसलन के पेश आना चाहिए। जी, कानून के मुताबिक। अगर देखा जाए तो पंजाब में ख्वाजराओं के लिए बड़े अच्छे इक़दाम किए गए हैं। वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स पूरे पंजाब में बनाए गए हैं। बिल्कुल। हाँ, और विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर ख्वाजराओं को हायर किया गया है। जो पंजाब का IG है, उसने बड़ा अच्छा इक़दाम किए हैं। तो मैं समझती हूँ कि इतने अच्छे तरीके से पुलिस जो है ख्वाजा को वहाँ पर सपोर्ट कर रही है और ख्वाजा ने इस तरह की हरकत की है, बहुत शर्मिंदगी मुझे फील हुई। मैं माजरत करती हूँ कि हमारी कम्युनिटी में कुछ इस तरह के लोग भी हैं जिनकी वजह से हम सब नहीं था। जी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि औरत मार्च और जो हिजड़ा मार्च होता रहा, आप सपोर्ट करती हैं? देखें कि मैं पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं सपोर्ट करती हूँ। सही। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के सवालात हैं, ठीक है, चाहे वो औरत मार्च हो, चाहे वो हिजड़ा मार्च हो, वो हमने देखा, मैं भी जाता रहा हूँ, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोगों के सवालात हैं और उसको इस्लाम के मुखालिफ या फिर हमारे इक़दार और कल्चर के ख़िलाफ़ करार दिया जाता है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो औरत मार्च हैं या हिजड़ा फेस्टिवल या मूरत मार्च, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, ये राइट्स पर किए जाते हैं, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए किए जाते हैं कि एक दिन उन्होंने मुख्तस किया होता है, उस दिन वो मखसूस जगह पर आते हैं, अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करवाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की चीज़ें अगर सोसाइटी में होंगी तो उससे क्या होगा कि राइट्स पर बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। अगर औरत मार्च में औरतों की राइट्स पर ही बात की जाती है, अगर औरतों को लगता है कि उनके राइट्स पर मज़ीद काम करना चाहिए, इसलिए वो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। अगर हम हिजड़ा फेस्टिवल या मूरत मार्च की बात करें तो ख्वाजा के राइट्स के लिए वो दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं समझती हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है अगर उसको पुरअमन तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। हाँ, क्योंकि इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ निशा कि हमने देखा है कि अक्सर लोग उसके बाद, इवन जब हम उसमें शरीक होने के लिए गए थे, बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं, अजीब तरह से सवालात पूछते हैं कि ये भाई हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, मतलब लोगों की ये राय है, ठीक है, ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, ये हमारे इक़दार के ख़िलाफ़ है, और ये जो हिजड़ा या जो ट्रांस हैं, ये जिस तरह की इनकी हरकतें हैं, ये हमारे इक़दार के ख़िलाफ़ है। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोगों ने इस तरह का कंटेंट बनाया था जो मेरी नज़र से गुजरा है, और यही सवालात मुझसे भी हुए हैं जब हम मार्च में थे। देखिए कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर हम अच्छाई की तरफ हैं तो फिर भी हमें जीने नहीं दिया जाएगा, अगर हम बुराई की तरफ हैं फिर भी नहीं। मैं समझती हूँ कि हर इंसान को अपने हिस्से का काम करना चाहिए, उसको जो बेहतर लगता हो वो करे, अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा तो वो ना करे, मैं ये समझती हूँ। और रह गया कि वहाँ पर मीडिया चैनल्स वो सिर्फ अपनी ख़बरों को फेम देने के लिए अजीब व गरीब सवालात करते हैं, और मैंने देखा है कि कोई भी इस तरह की वहाँ पर कंपेन नहीं होती जिससे हमारे मज़हब को या हमारे मुल्क पाकिस्तान को कोई नुकसान हो। अच्छा, मैंने औरत मार्च में आपकी एक पोस्टर देखी थी जिसमें आपने लिखा था कि मैं हज करना चाहती हूँ अपने एक्स पासपोर्ट के साथ, तो इस बारे में ज़रा बताइए क्या है? इस पर ये है कि अभी रिसेंटली मैं बकरा ईद के बाद इंशाल्लाह उम्रे पर जा रही हूँ। एक्स पासपोर्ट के साथ अलाउ नहीं है कि हम हज या उम्रा करें, या जितने भी अरब अमारात हैं, स्पेशली दुबई, वो मुझे अलाउ नहीं है। मेरी इतनी ख्वाहिश है कि मैं दुबई विज़िट करूं, और वो बस कहते हैं कि वहाँ पर क्रॉस ड्रेस हमें समझा जाता है, LGBTQ के साथ हमें
जोड़ दिया जाता है। ऐसा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। मैं एक ख्वाजा सरा हूँ और मैं बीइंग अ मुस्लिम मुझे भी वो सारे राइट्स मिलने चाहिए जो एक मुसलमान को मिलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बस मेरी एक ख़ुद की ख्वाहिश थी, तो वो बैनर मैंने उठाया था और स्पेशली उसको लिखा भी आपने ही था, मैंने आपको ही बुलाया था। तो मैं समझती हूँ कि वो मेरी एक ख्वाहिश थी। अगर अल्लाह पाक ने मुझे मेरी वो ख्वाहिश पूरी की तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे क्या कहते हैं कि मैं अपने दिल में खुदा का शुक्र अदा करूँगा। चलिए, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए। तो निशा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आखिर में हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको पैगाम क्या देना चाहेंगे, खुसूसन वो लोग, वो अफराद जो हमारे माशरे में मौजूद हैं जो ख्वाजा सराओं को बेहतर या अच्छा इंसान नहीं समझते? हाँ, मैं सोसाइटी को यही मैसेज देना चाहूँगी, जो आपको रोडों पर ख्वाजा सरा नज़र आ रहे होते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। पता नहीं सिग्नल्स पर, सीवीओज़ पर, मोबाइल मार्केट, डिफरेंट जहाँ पर ख्वाजा सरा भीख मांग रहे होते हैं, वहाँ पर पता नहीं कितनी निशा राव बैगिंग कर रही होंगी अभी भी। उनकी माँ बाप बीमार होंगे, बहनें जवान होंगी, क्या पता उन्होंने अपनी बहनों की शादियाँ करनी हो। बहुत से उन पर बर्डन होते हैं ख्वाजा सराओं पर। ख्वाजा सरा जो रोड पर बैगिंग कर रहे हैं वो खुशी से नहीं करते, बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं, इसलिए वो भीख मांगने आते हैं। मैं समझती हूँ कि खुदारा ख्वाजा सराओं को सपोर्ट करें ताकि ख्वाजा सरा भी इसी कौम और इसी मुल्क का एक शहरी हैं, ताकि वो अपनी जो उनको उनके राइट्स दिए जाएंगे तो वो इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच निशा, बहुत शुक्रिया।